हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और वीडियो में आज बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 773 को। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्फा न्यूमेरिक के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा वो डेटा होता है यार जहाँ पे आप कुछ अंकों को यूज़ करते हैं, कुछ अक्षरों को यूज़ करते हैं, कुछ चिन्हों को यूज़ करते हैं और उपयुक्त सभी यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर हो जाता है। आपने कभी भी पासवर्ड जब बनाया होगा ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब भी बनाते हो, ये मतलब मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें हमेशा अंक अक्षर चिन्हों का ही यूज़ किया करो, क्योंकि यहाँ पे इसको डिकोड करना इतना आसान नहीं होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा इसे ही बोला जाता है। और जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, उस टाइम पे भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपना एक पासवर्ड तैयार करते हो। ठीक है, तो अभी के लिए उपयुक्त सभी इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। यूपीएस, यूपीएस के बारे में आपने नाम सुना होगा। यूपीएस इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जब अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपने उसमें देखा होगा यार, कभी जब लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर एकदम से शट डाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यूपीएस थोड़ा सा आपके पास क्या होता है, बैटरी होती है, तो वहाँ पे वो चार्ज रहता है। इसीलिए इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं कि यार अगर पावर सप्लाई कट हो भी जाती है तो तब भी जो है आपका जो सिस्टम है वो चलता रहना चाहिए। और यही आपकी यूपीएस की फुल फॉर्म होती है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए आपके पास जो यूपीएस होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है। ये होता है यूपीएस। ठीक, यहाँ पे बताया गया कि कौन सा आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, ध्यान दीजिएगा, जो प्लॉटर होता है, अब प्लॉटर चाहे ड्रम पेन प्लॉटर बोले या कोई और प्लॉटर की बात करते हैं, जब भी प्लॉटर की बात करते हैं तो ये आपके पास एक आपके पास आउटपुट डिवाइस होती है। सीआरटी मॉनिटर, देखिए जो मॉनिटर होता है उसमें आपके पास स्क्रीन में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना, और स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आपको आउटपुट नजर आता है, तो मतलब ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स भी आपके पास एक आउटपुट डिवाइस ही होती है, क्योंकि इसमें आपका साउंड्स जो होती है बेसिकली आपको बाहर निकलती हुई आएगी, या फिर इसमें आउटपुट वे में आप उसे कह सकते हैं। डिजिटल कैमरा यहाँ पे एक क्या होती है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी पिक्चर को यहाँ पे आप कैप्चर कर रहे होते हैं, इसलिए डिजिटल कैमरा इज योर इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप चाहे पेज मेकर की बात करो, या चाहे वर्ड स्टार की बात करो, या एमएस वर्ड की बात करो, ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। जिस कंपनी की वेबसाइट में डॉट कॉम, देखिए डॉट कॉम, आपने डॉट एजू कुछ इस टाइप से आपने नाम सुने होंगे, ये कुछ आपके डोमेन नेम होते हैं, अलग अलग डोमेन नेम होते हैं। ठीक, तो डॉट कॉम बेसिकली जो मतलब होता है, ये होता है आपके पास कॉमर्शियल से इसका मतलब है। कॉमर्शियल का मीनिंग ये है यार, जो ट्रेड वगैरह करते हैं। ट्रेड वगैरह मतलब यार जो आपके ब्रेवरेज का बेसिकली जो चीज़ है, क्लोथ्स वगैरह अगर कोई चीज़ है, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स जो मतलब कोई रिटेल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें हम कॉमर्शियल यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा अमेजोन वगैरह के, आपके फ्लिपकार्ट वगैरह के, तो सब में डॉट कॉम वगैरह आपको उसकी जो वेबसाइट होती है उसमें डोमेन नेम जो होता है वो नज़र आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बाकी यहाँ पे डॉट इन भी होता है, तो इंटरनेशनल कोई वेबसाइट है तो उसमें डॉट इन वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। डॉट कॉम ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखेंगे आप यहाँ पे यार, जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट होता है, आपके पास जो बारकोड रीडर होता है ये आपके पास इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन आपके पास जो प्लॉटर होता है ये आपके पास कैसा हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, आउटपुट जैसे हमारे पास सिंपल सा प्रिंटर होता है ना, बस वैसे ही प्लॉटर होता है। तो जो हमारे नए बड़े बड़े जो मैप्स वगैरह होते हैं हम प्लॉटर के थ्रू उन्हें निकालते हैं, तो यहाँ पे आप प्लॉटर आउटपुट होता है। और अभी इससे पहले आपने ड्रम प्लॉटर के बारे में देखा होगा, इससे पहले अभी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लॉटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई नहीं कि इस टाइप का ये प्लॉटर है, तो मतलब वो आपके पास एक आउटपुट डिवाइस ही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्टोरेज क्षमताओं में बड़े से छोटे की ओर जाना है। बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा होता है आपके पास? 1 TB बोलते हैं ना, TB टेराबाइट जो होता है 1024 जो GB जो होता है वो 1 TB के इक्वल हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास जो GB होता है 1024, जब हमारे पास जो MB होता है वो हमारे पास इतने GB के इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद MB का नंबर आता है, फिर KB का नंबर आता है, किलोबाइट का नंबर आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाती है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेट पर जो हम लैंग्वेज बेसिकली जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है जावा। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो देखिए इसको जोड़ता है आपके पास मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? सिंपल सा आपके पास एक ये डिवाइस होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बात करी है मॉडेम है, यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर हो गया कुछ इस टाइप से, यहाँ पे भी आपके पास कोई इस टाइप से कंप्यूटर हो गया। इसका फुल फॉर्म होती है आपके पास मॉड्यूलेटर, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इसका काम बेसिकली होता है क्या ना, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को अगेन एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और डेटा को जो सिग्नल है वो एक कंप्यूटर से बेसिकली दूसरे कंप्यूटर में हम विद द हेल्प ऑफ इस मॉडेम के हम भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ ये हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और ये आप शायद बचपन से भी करते आ रहे होंगे। 91 क्वेश्चन में आपके पास है, दीपक हाल ही में जारी उत्तराखंड बोर्ड में 800 में से 780 अंक प्राप्त किए। कैसे करते हैं यार, बचपन वाला जो देखा होगा या टोटल नीचे लिखते हैं, इसमें से 780 अंक प्राप्त किए। अंकों का प्रतिशत निकालना होता है, जब भी उसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो यहाँ पे आप 20 से 20 काट लेना, 8 7 जा 8 9 जा 72 और इस टाइप से आपके पास जो 97.5 है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जो टफ चीज़ें हैं वो नहीं है, आपकी क्लासेस वगैरह में भी होता होगा, फिर भी किसी को कोई डाउट्स हैं आप इन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जहाँ पे समझने वाली बात होगी वहाँ पे मैं आप चीज़ों को समझा दूंगा। निम्नलिखित चित्रों में से आपको बताना इसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनने का सबसे अच्छा तरीका है पहले एक एक करके काउंट करो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहले 1 2, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही आपके पास यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल मैं बताऊंगा नहीं, तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये वाला आपके पास 2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ट्रायंगल ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, आप ये वाला नोट पकड़ लीजिएगा। फिर आपके पास थर्ड ये हो जाएगा, आपके पास फोर्थ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड समझ रहे हो ना, एक ये वाला लेकर और यहाँ तक, ये आपके पास थर्ड हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला जो है ये आपके पास फोर्थ ट्रायंगल हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद आपके पास ये 4 लिख लो, यहाँ पे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 ट्रायंगल तो शायद सभी को मिले होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है ना, इनका क्लबिंग करनी। क्लबिंग का मतलब दो को एक साथ बना लो, जैसे इसको और इसको एक साथ करके एक ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, तो अभी कितना हो गया आपके पास, मैं आपको काउंट करवाते चलूंगा सुधार की दिक्कत ना हो। ये 7 हो गया। ठीक, फिर देखिए ये वाला, इसको और इसको एक साथ ले लो, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो मतलब हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। फिर आपके पास क्लबिंग कर लो इस वाले की और इस वाले की क्लबिंग, तो ये वाला हो गया, ये इधर और इधर, तो अभी कितने हो गए आपके पास टोटल 9 हो गए। अब ये वाला और एक ये वाले की और ये वाले की क्लबिंग कर लो, मतलब ये वाला और ये वाला, यहाँ पे कितने हो गए टोटल 10 हो गए। तो शायद 10 तक तो शायद सभी को मिले होंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब अभी हमने 2 को काउंट किया था, अब 3 को लेके जा सकते हैं। जैसे एक आपके पास पूरा ये वाला आप काउंट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मतलब ये पूरा है 1 2 और 3, तो मतलब 11 सभी को मिले होंगे। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला, देखो इन तीनों को मिला के ये वाला 3 को मिला के और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला ऊपर आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, 12 हो गए। तो शायद 12 तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए एक ये वाला ट्रायंगल भी तो है, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, इसको। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए 13 ट्रायंगल हो गए। और आपके पास एक और ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, वो कौन सा आने वाला है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा देखनी पड़ेगी चीज़ें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, 14। ठीक है, देखिए इसमें ना 14 ट्रायंगल है। अभी मैं थोड़ा सा अभी तो मैंने जब इसको ज़रा चेक किया था उसमें मैंने यहाँ पे काउंट किया था, इसमें 14 ट्रायंगल थे। मे बी एक कोई मिस हो रहा है, तो यहाँ पे अभी इनमें से कोई नहीं आएगा। 13 तो मैंने आपको काउंट करके दिखाई दिए। ठीक है, वैसे इसमें पूरे कंप्लीट 14 है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जाके एक ये ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे। चलिए ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया 14 ट्रायंगल वैसे इसमें, और इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दर्पण से देखने पर एक घड़ी में सही समय 8:30 पाया गया, तो सही समय क्या होगा। देखिए जब भी दर्पण की हम बात करते हैं और घड़ी में सही समय के लिए, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होते हैं, और अगर आपको सिंपली नॉर्मल वे में आता है तो आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं आता तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, 1160 इससे माइनस कर देना इस टाइम को, इससे माइनस कर देना आपको 8:30 को, और जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 3:30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो दर्पण इमेज होगी वो आपके पास 3:30 होने वाली है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए पी का चाचा कौन है। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे आप इसको करते जाइए। जैसे के जे का भाई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे के है वो जे का भाई है, मतलब भाई है, तो मतलब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बना लो, इस स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब पता चलता है कि यार ये मेल है। जे का भाई है तो जे को ऐसा बना लो। फिर दूसरा एम के की बहन है, देखिए एम जो है के की बहन है, एम के की बहन है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ इसको ऐसा बना लेता हूँ कि यार जो एम जो है के की बहन है, तो मैं इसको एम इधर बना लेता हूँ ये, और ये बहन है तो मतलब मैं सर्कल बना देता हूँ, क्योंकि ये फीमेल है तो मुझे पता चल जाता है कि ये फीमेल है। पी एन का भाई है, जो पी है वो एन का भाई है। ठीक है, अब देखो पी एन का भाई है, कहीं भी रिलेशन नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो ये मैंने छोड़ा हुआ है, ये वाला पकड़ लो इसे। एन जे की पुत्री है, यानी इसको यहाँ पकड़ लो इधर, एन जे की पुत्री है यानी ये सर्कल आ जाएगा। और पी एन का भाई है, यानी यहाँ पे इधर पी जो है एन का भाई है, तो ये यहाँ पे आगे डिब्बा। अब यहाँ पे आपको क्या जानना है कि पी का चाचा कौन है, तो ध्यान दीजिएगा पी, इस पी का चाचा कौन है। देखिए अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जो जे है ना, ये मेल है या फीमेल है, ये अपने को नहीं पता है। ठीक, अगर जे अगर लेट से अगर मेल होता, अगर जे मान लीजिए अगर जे लेट से मेल होता तो के यहाँ पे इसका आंसर होता। ठीक, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि जे मेल है या फीमेल है।
इसलिए हम इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए डी यहाँ पे इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात जो है आपको मेरी समझ में आई होगी, क्योंकि जे के बारे में हमें पता नहीं कि जे का जेंडर यहाँ पे क्या है। अगर जे का जेंडर पता होता तो फिर हो सकता था। अब ये भी तो हो सकता है ना यार ये फीमेल हो, अगर फीमेल है तो फिर यहाँ पे बात कुछ और हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अभी के लिए ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाता है। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था। यहाँ पे कोशिश करनी थी कि हमें 70 बनाने की, कि 70 हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपल तरीका, आप 13 + 22 करोगे और मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो 22 + 13 आपको 35 मिलेगा, और 35 × 2 करते हो तो 70। इसी टाइप से 12 + 18 करना है आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको 30, और 30 × 2 करोगे तो आपको मिलेगा 160। इसी टाइप से आपको यहाँ पे क्या करना है, 17 प्लस आपके पास करना है आपको 26, यानी आपको ये मिलेगा 23 × 2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 86, तो 86 यहाँ पे आंसर हो जाता है। 96 क्वेश्चन, और यहाँ से अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि यार 5 और 6 इक्वल्स टू आपको बनाना है 60, 8 और इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा सो दैट कि आपको 16 मिले। अब देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व कर करके ही आपको समझ में आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीका एक ये कर सकते थे, आपकी 5 का स्क्वायर कर लो प्लस 6 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर लो, इन दोनों का स्क्वायर का मतलब 25 + 36 आपको क्या मिल जाएगा 61। सेम एज यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर करना है प्लस 10 का स्क्वायर करना है, यानी मैं कह सकता हूँ 64 + 100 आपको कितना मिल गया 164। सेम एज यहाँ पे भी करना है 7 का स्क्वायर 49, अगेन प्लस कर लीजिए, 9 9 = 81 कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 और ये 130। ठीक, तो यानी 130 यहाँ पे इसका जो है आंसर मिल जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। 97 अगला पद क्या होगा, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ। अब देखिए कभी जब भी नंबर कुछ कम हो रहे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो देखिए ना कुछ इसमें स्टेप टाप लो थोड़ा सा। स्टेप टापने का मतलब कुछ ऐसा है, देखिए 80 से 70 -10 हो रहा है, 70 से 60 -10 हो रहा है। अब देखिए अपन तो यहाँ पे नहीं जाएंगे ना, अपने को तो ये चाहिए, मतलब मुझे इनसे मतलब है, तो यहाँ पे मतलब +5 हो रहा है। ठीक है, एक ही सीक्वेंस बनेगा, और 15 में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं +5 होगा, और फिर उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे +5 होने वाला है, यानी आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 20। क्या 20 आंसर है? जी हाँ, तो 97 का जो है ये यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे, और 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, अब इसमें औसत का फॉर्मूला जो भी लगाना है वो लगा लीजिए। जैसे औसत क्या कहता है कि भैया जो एवरेज होता है, औसत जो होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक, अपॉन में आप क्या करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या होगा आपको ही समझना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया, देखिए जैसे 4 भाई है ना, यहाँ पे 4 भाइयों की कुछ उम्र होगी, हो सकता है किसी की 12 हो, किसी एक की 19 हो, एक की 10 ही हो, एक की 8 हो। इन सब का जो औसत आ रहा है ना, इनका औसत, इसका औसत है 12, तो मतलब एवरेज की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है। यहाँ पे टोटल नंबर जो है मेरे पास कितने हैं, वो 4 है, यानी ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो आ जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो टोटल एज है उन सभी भाइयों की मिला के जो टोटल एज है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 48 आ जाएगी। इतनी बात तो सभी को शायद क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं मदर की एज उसमें इंक्लूड कर दूँ, ध्यान रखिएगा, अगर मैं मदर की एज अगर उसमें इंक्लूड कर दूँ तो औसत जो है 5 वर्ष वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले एवरेज 12 था, तो एवरेज अब मिल जुड़ के क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए टोटल एज पहले 48 थी, सीधी सी बात है, पहले उनकी चारों की एज 48 थी, अब मदर की एज इसमें ऐड हो गई, तो मान लेते हैं मदर की एज लेट से x रही होगी, और टोटल नंबर ऑफ इस समय ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, पहले 4 भाई थे, अब मदर भी उसमें ऐड हो गई, तो मतलब ये हो जाएगा 5। इसमें क्लियर यहाँ पे सभी को होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 17 5 से 85 हो जाएगा, यहाँ पे -48 आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे x आ जाएगा, है ना। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जा रही है, 37 आ जाएगी यहाँ पे। तो इस टाइप से जो है 37 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी, बहुत आसान है। 99 16 बच्चे एक खेल में भाग लेते हैं, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला एक है n(n-1/2). ठीक, यानी जब भी यार जितने बच्चे होते हैं किसी और से हाथ मिला देते हैं या गिफ्ट देते हैं, और कोई दूसरा भी उनको गिफ्ट देगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाना है। एक मैंने आपको शायद पहले बताया था, जो हमारे पास होता है विकर्ण वाला फॉर्मूला, डायगोनल वाला, और एक कुछ इस टाइप से फॉर्मूले होते हैं। जो 16 बच्चे हैं एक खेल में बाहर गए हैं, हर एक के साथ खेलना है। जब ये वाली सिचुएशन आती है ना कि हर एक को एक के साथ खेलना है, तब वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूले में क्या लगना है, n हमारे पास 16 है, यहाँ पे 16 - 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 15 अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90, और 15 1 15 और 9, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 240 अपॉन में 2। ठीक, 2 1 2 2 2 4, यानी आपके पास जो आएगा आंसर वो आता है 120। इस टाइप से बेसिकली आपको ये सॉल्व करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन, और
जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यार कि किसी को हमने ये लिखा है, फर्स्ट को ये लिखा है, सेकंड को लिखा है, यानी थर्ड को डिट्टो वही लिखना है जो ऑलरेडी लिखी गई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आर को क्या लिखा है, यहाँ पे आर को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आर को यहाँ पे सिंपली आप 4 लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आर के बाद यू देख लीजिए, यू को क्या लिखा गया है, यहाँ पे यू को 7 लिखा गया है, तो यू को आप 7 लिख लीजिए। फिर डी को देख लीजिए, डी को यहाँ पे 6 लिखा गया है, तो डी को 6 लिख लीजिए। 4 7 6 आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है लास्ट में, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से जो है बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज का जो वीडियो है हमारा, इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो।